हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट भी देखेंगे और जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके नियंत्रण की विधियों के बारे में भी देखेंगे। संसार के देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में चौमुखी विकास हुआ है। लोगों के जीवन स्तर में बहुत से सुधार हुए हैं, पहले की अपेक्षा वर्तमान में बहुत से सुधार हुए हैं। जिससे देखा जाए स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ी हैं, जिससे जनसंख्या में क्या हुआ है, बहुत विस्फोट हो गया है। मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसको आप देख सकते हैं, अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो 1900 में जो जनसंख्या थी वह लगभग 2 अरब जनसंख्या थी, और 2000 में देखेंगे यह बढ़ के हो गई थी लगभग 6 अरब। 2011 में यह जनसंख्या 7.2 अरब हो गई थी। इतनी तेजी से बढ़ी। अगर यही हम भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जनसंख्या जो हमारी थी लगभग 35 करोड़ थी, और 2011 में यह जनसंख्या लगभग 1.2 बिलियन हो गई। तो अगर देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इन सब का कारण क्या है कि जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है। किसमें? मृत्यु दर में गिरावट आई है, चाहे वो मातृ मृत्यु दर हो या शिशु मृत्यु दर है, इसमें क्या है, कमी आई है। जिससे कि क्या हुआ है, जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि दिखाई पड़ी है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी तो की है। कुछ कार्यक्रम चले हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, जनसंख्या की जो वृद्धि हुई उसके दर में कुछ कमी आई है, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि 2% थी। 2%, अर्थात 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष की वृद्धि थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2% वृद्धि की दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं में नितांत अभाव हो रहा है। जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से क्या हो रहा है, हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी वृद्धि, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। जैसे देखा जाए अन्न, आवास, कपड़े, इनकी भी आवश्यकता होती है। अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो इनकी भी आवश्यकता होती है। इनकी भी कमी धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। इसलिए सरकार पर यह दबाव बना हुआ है या बना हुआ था पहले से भी कि जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखा जाए। इसके लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। लोगों को क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए। किस लिए? गर्भ निरोधक उपाय के लिए। आपने शायद संचार माध्यमों में, विज्ञापनों में, टीवी के विज्ञापनों में देखे होंगे, साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए आप पोस्टर देखे होंगे, पर्चे देखे होंगे, जहां पर देखेंगे जोड़े के साथ 2 बच्चे दिखाई पड़ते हैं। हम दो हमारी दो। ये क्या करते हैं, इस नारे को प्रदर्शित करते हैं कि हम दो हमारे दो। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। इस समस्या को निपटने हेतु लघु परिवार, छोटा परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जो भी शादीशुदा लोग हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि छोटा परिवार रखा जाए। मतलब उनके बच्चों की संख्या कम से कम हो, 1 या 2 होने चाहिए। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो, या हो भी तो बहुत कम से कम हो। इसके साथ ही उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। आजकल देखा जाए तो व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अगर देखा जाए तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। उसके लिए कुछ गर्भ निरोधक तकनीकों का उपयोग किया गया है। जो तकनीक है उनको कई निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखा जाए प्राकृतिक परंपरागत एक श्रेणी है, दूसरा है जिसे हम कृत्रिम भी कह सकते हैं, उसमें देखेंगे बैरियर रोधक, ये बैरियर है, आयुडीज हैं, मुंह में लेने वाले कुछ गर्भ निरोधक गोलियां हैं, टीका है, शल्य क्रिया है। ये सब उपयोग के द्वारा क्या किया जाता है, इस सब के द्वारा गर्भ निरोधक किया जाता है। तो प्राकृतिक देखेंगे, एक एक विधि को हम यहाँ देखेंगे किस तरह से विधियों का प्रयोग किया गया है। तो पहली विधि हम देखेंगे प्राकृतिक विधियाँ। इस विधि में क्या करते हैं,
अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ये विधि है क्या करता है, अंडाणु को और शुक्राणु को मिलने से रोकता है। इसमें एक से अधिक उपाय आवधिक संयम है। इसमें क्या है, एक उपाय क्या है, आवधिक संयम, जिसमें क्या होता है, एक दंपत्ति माहवारी चक्र 10वें से 17वें दिन 10वें से 17वें दिन की अवधि के में क्या होता है, मैथुन क्रिया से बचते हैं। क्योंकि आपको पता है जो 14 डेज होता है, 14वां दिन होता है, उस दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो ये हो सकता है कि इससे पहले भी 14 के पहले मतलब 10 तक या 17, 14 मतलब 10 से लेके 17 तक के बीच में कभी भी अंडोत्सर्ग हो जाता है। स्टैंडर्ड तो 14 माना जाता है, लेकिन कभी भी हो सकता है। इसलिए इस बीच में मैथुन क्रिया से बचते हैं, जिससे निषेचन न हो, मतलब जो नर और मादा युग्मक हैं वो आपस में न मिले, जिससे कि गर्भधारण की संभावना खत्म हो सके। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इस तरह से द्वारा क्या होता है, गर्भ उससे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। और भी विधियां हैं, जिसमें एक है स्तनपान अनार्तव। इसमें क्या होता है कि इस विधि में प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान, क्योंकि जब स्तनपान कंटिन्यू होता रहता है शिशु के द्वारा, तो ये कहा माना जाता है कि अंडोत्सर्ग नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होगा और आर्तवचक्र शुरू ही नहीं होगा। अगर ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मतलब प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराया जा रहा है, तो क्या होगा, आर्तवचक्र शुरू ही नहीं होगा। ये लगभग हो सकता है 4 से 6 महीने तक लगभग हो सकता है, और गर्भाधारण के अवसर के लगभग क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसके दुष्प्रभाव भी क्या है, लगभग 0 के बराबर होते हैं इस प्रक्रिया के, लेकिन इसमें असफल होने की दर काफ़ी अधिक होती है। इसके असफल होने की दर काफ़ी अधिक होती है। ऐसे कि नहीं 100% नहीं कहा जा सकता कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो और विधियां हैं, जिसमें है रोध। इसके अंतर्गत देखा जाए, रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। देखा जाए, इसमें जो सबसे बेहतर उपाय है उसको हम कहते हैं कंडोम कहते हैं। वह स्त्री के लिए भी होता है और पुरुष के लिए भी, जिन्हें पतली रबड़ या लैटेक्स से बनाया जाता है। किससे, रबड़ या लैटेक्स बनाया जाता है ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग और स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो भी शुक्राणु निकलते हैं वह जनन मार्ग में न घुस सके और क्या होगा, प्रेगनेंसी से बचा जा सके। अब संरचना देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये इसकी यहाँ पे संरचना दी गई है। यहाँ पे देखेंगे ये कंडोम की संरचना है। यहाँ पे ये पुरुष कंडोम है, यहाँ पे स्त्री कंडोम दिया गया है संरचना में। पुरुषों के लिए कंडोम एक मशहूर ब्रांड कंडोम का, जिसे निरोध कहते हैं, काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक, इसमें देखेंगे आप हाल की वर्षों में जैसे कंडोम है, उसी तरह से दूसरे भी रबर से बने हुए दूसरे जैसे डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वाल्ट आदि का भी प्रयोग होता है। ये भी उसी की तरह संरचनाएं हैं, इनका भी प्रयोग निरोधक के रूप में किया जाता है। इसके बाद जो अगली विधि है, आइए देखेंगे। अगली विधि जो है उसको कहते हैं अंतःगर्भाशय युक्ति। दूसरी ये प्रभावी विधि है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसे आईयूडी कहते हैं। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा क्या होते हैं, अनुभवी जो नर्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, गर्भाशय में लगाया जाता है। आईयूडी को कहाँ लगाया जाता है, गर्भाशय में लगाया जाता है। आजकल विभिन्न प्रकार के आईयूडी उपलब्ध हैं। जैसे देखा जाए, औषधि रहित आईयूडी देखें, जिसे लिपलेस लूप कहते हैं। तांबा मोचक आईयूडी, जिसे कापर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कापर्टी। इसकी संरचना आप देख सकते हैं यहाँ पे, कापर्टी की संरचना। यहाँ पे ये कापर्टी की संरचना है, देख रहे हैं, कापर्टी की संरचना है। कापर 7 मल्टी लोड 375 कापर्टी, तथा हार्मोन मोचक आईयूडी भी होते हैं, जो कि हार्मोन से निकलता है, जैसे स्टार्टस है, LNG-20 है, इस प्रकार के हैं। ये आईयूडी क्या होते हैं, गर्भाशय के अंदर क्या करते हैं, आयन मोचित करते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो शुक्राणु है उनकी गतिशीलता क्या होती है, कम हो जाती है और उनके अंदर निषेचन की क्षमता समाप्त होने लगती है। इसके अतिरिक्त देखा जाए, आईयूडी हार्मोन गर्भाशय की में भ्रूण के रोपण के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अगर भ्रूण बन भी गया है तो उसके रोपण को क्या करते हैं, अनुपयुक्त बनाते हैं, मतलब भ्रूण सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। जो गर्भाशय की ग्रीवा होगी उसको शुक्राणुओं के लिए क्या बनाएंगे, विरोधी बनाते हैं, मतलब शुक्राणु वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो
इसका भी प्रयोग करके आईयूडी का प्रयोग करके क्या होगा, गर्भ निरोधन किया जा सकता है। और इसका प्रचलन भारत में काफ़ी व्यापक रूप से होता है। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक जिसे प्रोजेस्टोजन तथा अथवा प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन है। ये तो ऐसे भी गर्भ निरोधक मिलते हैं जिसमें प्रोजेस्टोजन भी हो या दूसरे होते हैं प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन, दोनों का संयोजन होता है। इससे थोड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, मुंह में लिया जाता है। यह मुंह में टिकिया के रूप में ली जाती है। इसे सामान्यतः क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं, जो कि काफ़ी प्रचलित है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं। कितने दिन तक? 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां हैं। तो इससे भी क्या किया जाता है, इससे भी गर्भ निरोधक के रूप में पिल्स का भी उपयोग किया जाता है, जो कि मशहूर पिल्स है, जिसे कि देखते हैं सहेली नाम से भी जानते हैं। ये भी काफ़ी प्रभावशाली है। स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतराप या इम्प्लांट किया जाता है। क्या किया जाता है? इम्प्लांट किया जाता है तो त्वचा के नीचे। इसके कार्य की विधि ठीक जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उसकी बात होती है। क्या किया जाता है, कभी कभी टीका लगाया जाता है। किससे टीका बना, किससे होता है? एस्ट्रोजन से या प्रोजेस्टेरोन से बना होता है यह टीका, या इसको इम्प्लांट किया जाता है त्वचा के नीचे, स्किन के नीचे। जो स्किन होगा स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट किया जाता है। यह भी काफ़ी प्रभावशाली है। अब जो अगली विधि है वह है शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बंध्यकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्यकरण कहते हैं। प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। परमानेंट स्थायी विधि है। अगर इसका प्रयोग किया गया तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, फलतः प्रेगनेंसी नहीं होती है। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों में वैसेक्टोमी कहेंगे और महिलाओं में क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। महिलाओं में जब पुरुष नसबंदी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे वैसेक्टोमी, और महिला नसबंदी को क्या कहते हैं यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब होता क्या है उसको देखेंगे। अब उसमें देखेंगे, आप संरचना में देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। जो संरचना में यहाँ पे देख रहे हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिए गए हैं। यहाँ पे जो शुक्रवाहक नलिका है, मेल में देखेंगे शुक्रवाहक नलिका जो है उसको क्या किया जा रहा है, उसको कट के धागे से बांध दिया जा रहा है। अब क्या होगा, जो भी यहाँ स्पर्म बनेगा टेस्टिस में, ये आगे तक यहाँ तक जाएगा, इसके आगे नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, आगे नहीं पहुँचेगा। अब देख रहे हैं क्या हो गया, यहाँ शुक्राणु का परिवहन को रोक दिया गया है। तो इस प्रक्रिया को वेसेक्टोमी कहते हैं। और ट्यूबेक्टोमी क्या कहाँ कहेंगे, फीमेल्स में देखेंगे। ये देखिए फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे अंडाणु बन रहा है, अंडाणु यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे जाता है, गर्भाशय में जाता है। लेकिन अगर यहाँ से देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब की नली को काट के बांध दिया जा रहा है, तो देख रहे हैं अब ये क्या होगा, जो अंडाणु का परिवहन होगा यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, यहीं पर रुक जाएगा, जिससे अंडाणु यहाँ नहीं आ सकता। अगर इधर से कहीं से शुक्राणु आता है तो यहाँ पे क्या होगा, अंडाणु मिलेगा नहीं, और क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इस तरह की जो फीमेल्स देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब को काटा जा रहा है, काट के बांधा जा रहा है, इसको हम ट्यूबेक्टोमी कह रहे हैं। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, जो युग्मक है उनके परिवहन को रोका जा सकता है और निषेचन की प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है। तो इन विधियों का उपयोग करके क्या किया जा सकता है, गर्भ निरोधन किया जा सकता